स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका द्विवेदी। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी में हमने देखा इंटीरियर ऑफ द अर्थ, एविडेंसेस देखे, अर्थक्वेक देखा। इसके अलावा हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देखी। इसी के आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं। 1930 में आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। ठीक है, आर्थर होम्स ने एक थ्योरी दी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। क्या था इस थ्योरी में? हमने पढ़ा कि यहाँ मैग्मा का चेंबर है। क्या पढ़ा? मैग्मा का चेंबर है, जो कि अब तक की किसी थ्योरी में डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा गया कि यहाँ पे प्लेट्स हैं या ये मूव करती हैं या उसमें पोलर फ्लीइंग बल फोर्स, ठीक है, या टाइडल फोर्स, ये सब बताया गया। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो अंदर मैग्मा है वो क्यों मूव करता है। ये मैग्मा क्यों मूव करता है? ये मैग्मा इसलिए मूव करता है, अंदर कोई गतिविधि है। अंदर इन्होंने कहा कि जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो कोई चीज क्या होती है, ऊपर की ओर उठने लगती है। चाहे वो करंट हो, चाहे वो एयर हो, चाहे कोई पार्टिकल्स हो, जहां कहीं भी टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होने लगता है। इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन। तो इन्होंने कहा कि अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है कन्वेक्शनल करंट के कारण। मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा क्यों है? तो इन्होंने दूसरी बात बताई। इन्होंने कहा कि अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं। अंदर क्या है? रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं, और ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल हैं टेम्परेचर ज्यादा होने के लिए, क्योंकि इनकी खुद की क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है। इनकी खुद की क्या होती है? थर्मल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि कन्वेक्शनल करंट के कारण जो मूवमेंट होता है, अंदर रेडियो एक्टिव मिनरल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कन्वेक्शनल करंट के लिए, और कन्वेक्शनल करंट के कारण ही ये सारी गतिविधियां होती हैं। और जो कॉन्टिनेंट है वो क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है, नाइनटीन 1961 में हैरी हेस नाम के साइंटिस्ट आए। इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है? हमने पढ़ा था कि जब प्लेट्स के बीच में डाइवर्जेंस होता है तो कुछ इस तरीके से ओशियन डाइवर्जेंस, किसके बीच में? ओशियन प्लेट के बीच में डाइवर्जेंस देख रहे हैं हम। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से जब लावा बाहर निकलता है, ये प्लेट्स दूर हुई तो जब लावा बाहर निकला कुछ इस तरीके से मिड ओशियनिक रिजेस बन जाती हैं। देखा था कि ओशियन में जब डाइवर्जेंस होता है, ओशियन में क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है। तो दो ओशियनिक प्लेट अगर एक दूसरे से दूर गई तो यहाँ से लावा आया। लावा के कारण कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? मिड ओशियनिक रिजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड ओशियनिक रिजेस कहते हैं। तो इसमें इन्होंने पहला पॉइंट क्या कहा कि अलोंग साइड द मिड ओशियनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉमन। पहला पॉइंट इन्होंने क्या कहा? अलोंग साइड द मिड ओशियनिक रिज वॉल्केनिक इरप्शन इज कॉमन। भाई, एक बार अगर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है तो बार बार वॉल्केनिक इरप्शन होने की संभावना है। अब क्या होगा? नंबर सेकेंड पॉइंट, न्यू लावा वेजेस इनटू इट। समझाते हैं।
वेजेस इनटू इट, ठीक है। न्यू लावा वेजेस इनटू इट मतलब कि नया लावा इसमें आता है, और ये नया लावा, ठीक है, ये नया लावा क्या करता है कि ये जो नया लावा क्या करता है, इस रॉक को क्या करता है, आगे की ओर धकेल देता है। मतलब कि लावा के संपर्क में आके ये वाली रॉक क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके बहने लग जाती है। तो न्यू लावा वेजेस इनटू इट एंड पुश द क्रस्ट बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड क्रस्ट को पुश कर देता है। मतलब कुछ इस तरीके से ये लावा आगे फैल जाता है, ये लावा इस तरीके से आगे फैल जाता है। तो अब आप बताओ कि ये दो प्लेट्स थी, इनका क्या हुआ, डाइवर्जेंस हुआ, इनका डाइवर्जेंस हुआ, यहां से मैग्मा आया, ठीक है, यहां से मैग्मा आया, यहां रिजेस बन गई, रिजेस के बाद इसने धकेल दिया, इसने नया लावा आया, इसने धकेल दिया, तो ये कुछ यहां तक पहुंच गई, ये प्लेट्स कुछ यहां तक पहुंच गई धक्के के कारण, और यहां पे लावा फैल गया, यहां पे क्या हुआ, लावा फैल गया। तो क्या हम नहीं कह सकते कि सी का जो फ्लोर था वो स्प्रेड हो गया, पहले यहां था अब यहां तक हो गया, तो सी का जो फ्लोर है वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, बढ़ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक हम पढ़ेंगे, पैलियोमैग्नेटिज्म। कहा जाता है, साइंटिस्ट ने जब स्टडी की तो स्टडी के हिसाब से उन्होंने पाया कि जो बोथ साइड की रॉक है उसका जो प्रॉपर्टीज है, टाइम ऑफ फॉर्मेशन है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम है। मतलब कि ये एक ही समय में पाई गई हैं, दोनों साइड की रॉक, मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो जो नंबर 1 और 2 है ये एक टाइम की है, नंबर 3 और 4 है एक टाइम की। भाई दोनों साइड वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो दोनों साइड की सेम ही होंगी। तो ऐसा इन्होंने कहा। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो वॉल्केनिक जो इनकी प्रॉपर्टीज है, इनका नेचर है, इनका टाइम ऑफ फॉर्मेशन है और इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, वो सब कुछ, इनका कैरेक्टरिस्टिक सब कुछ क्या है, सेम है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज समझते हैं, क्या है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको कहते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। क्या कहते हैं, पैलियो मैग्नेटिज्म। इसको मिटा दें, इसको कहते हैं पैलियो मैग्नेटिज्म। हमने जब इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि यहाँ पे अर्थ के बिल्कुल सेंटर में क्या है, लोहे की, आयरन की एक क्या है, बॉल है। क्या है, आयरन की बॉल है ना। मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, इसी में पाई जाती है। तो ये क्या है, आयरन की बॉल है, और इसके चारों ओर जो आउटर कोर है, आउटर कोर किस फॉर्म में है, तो आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो आउटर कोर किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। तो आउटर कोर में कुछ पार्टिकल्स होंगे, मिनरल्स होंगे। तो ये जो पार्टिकल्स और मिनरल्स हैं ये टाइम से क्या करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमारी अर्थ जियोइड शेप में है, ठीक है, ये हमको पता है। हमारी अर्थ सर्कुलर नहीं है, जियोइड शेप में है। तो ये जो है, और हमारी अर्थ थोड़ी झुकी हुई है, तो ये क्या है, हमारी अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। और ये हमने एक एक्सिस खींची, तो ये नॉर्थ और साउथ, ये क्या है, ये हमारा, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। और ये नॉर्थ पोल साउथ पोल किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। ये चेंज भी हो जाता है, पार्टिकल्स के मूवमेंट के हिसाब से चेंज भी हो जाता है। कैसे, तो ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो जब ये मूव करते हैं तो एक तरीके का क्या, कैसे मूव करते हैं, ये एक तरीके से कैसे, इनडायरेक्टली दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन, इनडायरेक्टली दे एक्ट एज
इलेक्ट्रॉन, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में रहते हैं और ये जब मूव करते हैं तो इनसे क्या होता है, एक सर्कुलर वे में एनर्जी बनती है, एनर्जी जनरेट होती है इनके मूवमेंट से। मतलब अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन मान लें तो ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं और सर्कुलर पाथ में मूव करने की वजह से एक एनर्जी जनरेट होती है और एक एनर्जी जनरेट, क्योंकि बीच में लोहा है, एक एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी। तो अगर जब अर्थ के इंटीरियर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो अगर ये चीज आगे हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो कैसे अर्थ के रोटेशन से रिलेटेड है। तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी इन प्रॉपर्टीज में भी पाई जाती है। मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और ये रॉक है, एक सेकेंड, ये क्या है, रॉक है। अब इसमें कुछ मिनरल्स होंगे, कुछ नहीं, सारे मिनरल्स ही होंगे, ठीक है, ये क्या है, मिनरल्स हैं। अब जब कोई चीज क्या होती है, ठंडी होती है, ठीक है, तो उसमें मिनरल्स का मूवमेंट रुक जाता है। लेकिन जब कोई चीज गर्म होती है तो उसमें क्या होता है, मिनरल्स का मूवमेंट होता है। तो ये जब गरम गरम लावा होता है तो मिनरल्स मूव करते हैं, कोई इस डायरेक्शन में कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में कर रहा है। तो मान लो इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी, ऐसी होगी। मान लो ये रॉक है, ये मिनरल्स हैं, ठीक है, और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। समझ में आ गया कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है। पैलियोमैग्नेटिज्म हमारे अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये एक तरीके से इनविजिबल एक्सिस है, ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में कोर में आयरन की बॉल है और इसके चारों तरफ जो लिक्विड फॉर्म में आउटर कोर है उसमें इलेक्ट्रॉन की तरह मिनरल्स मूव करते हैं और उनके मूवमेंट के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या होती है, एनर्जी जनरेट होती है जिसको हम मैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और जब लावा हमारे अर्थ के बाहर आता है तो जब वो हॉटेस्ट फॉर्म में होता है तो उसमें क्या होता है, मिनरल मूव करते हैं और मिनरल के मूव करने से ही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बनती है इसकी, ठीक है। तो पैलियोमैग्नेटिज्म क्लियर है। अब हम देख लेते हैं माउंटेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यू, ठीक है, माउंटेन्स और प्लेट्यू। थ्योरी पढ़ते पढ़ते तो हम इतना समझ गए हैं कि माउंटेन्स कितने तरह के होते हैं। एक होता है फोल्ड माउंटेन, दूसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन, तीसरा होता है ब्लॉक माउंटेन, चौथा होता है रेसिडुअल माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के डाइवर्जेंस से बनते हैं। ब्लॉक माउंटेन किससे बनते हैं, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के डाइवर्जेंस से बनते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन किससे बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं। ओशियन और कॉन्टिनेंट, ठीक है, ओशियन और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस से बनते हैं, ठीक है। जो फोल्ड माउंटेन है ओशियन और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से भी बनते हैं और कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस से भी बनते हैं, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन क्या है, जब यही माउंटेन अपर्दन के कारण, इरोजन के कारण, अपक्षय के कारण, ठीक है, डेन्यूडेशन के कारण क्या हो जाते हैं, घिस पिट जाते हैं और बहुत कम हाइट बचती है, एकदम पुराने हो जाते हैं, काफी समय के बने हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिडुअल या ओल्ड माउंटेन कहते हैं, ठीक है। तो कैसे इनका फॉर्मेशन होता है और कितने टाइप के होते हैं, पढ़ते पढ़ते जल्दी से करवा दिया। फिर उसके बाद प्लेट्यू, प्लेट्यू कितने तरीके के होते हैं, तो एक तो वॉल्केनिक हो गए, ठीक है, एक तो वॉल्केनिक हो गए, दूसरे कॉन्टिनेंटल हो गए, दूसरे कॉन्टिनेंटल, तीसरा क्या हो गया, एक वॉल्केनिक हो गया, दूसरा कॉन्टिनेंटल हो गया, तीसरा पीडमेंट हो गया, पीडमोंट, और चौथा इंटरमॉन्टेन, इंटरमॉन्टेन,
ठीक है, इंटरमॉन्टेन क्या होते हैं? ये दो माउंटेन है और इनके बीच में कुछ ये टेबल लाइक लैंड फॉर्म। प्लेट्यू की डेफिनेशन क्या है? टेबल लाइक लैंड फॉर्म, उनको हम प्लेट्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये माउंटेन और माउंटेन के बीच में टेबल की तरह स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंटर माउंटेन प्लेट्यू। पीडमॉन्ट प्लेट्यू क्या किसको कहेंगे? ये माउंटेन है और इससे लगा हुआ ये क्या है? ये अगर कोई प्लेट्यू है तो इसको हम कहेंगे पीडमॉन्ट प्लेट्यू, मतलब कि माउंटेन के पैर के पास, समझ रहे हो, मतलब बिल्कुल नीचे। तो इसको हम क्या कहेंगे? पीडमॉन्ट प्लेट्यू। बिल्कुल आपका कॉन्टिनेंट है, एक बड़ा भूभाग है, बीच में कुछ ऐसे उठा हुआ भूभाग है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू कहेंगे। वॉल्केनिक प्लेट्यू सपोज कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अफ्रीका। ठीक है, जब ठीक से बना नहीं था। तो ये हमारा क्या है? अफ्रीका। यहाँ पे कुछ मेडागास्कर है और ये हमारा इंडिया है, ये हमारा इंडिया है, दिख रहा है? कहीं पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है, ये फ्रांस के अंडर में आता है। यहाँ कहीं पे क्या है? एक रीयूनियन हॉटस्पॉट है। कौन सा? रीयूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, आगे की क्लास में हम समझेंगे कि ये हॉटस्पॉट वॉल्केनो होते क्या हैं। यहाँ पे रीयूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनो था और जब इंडिया ऊपर की ओर बढ़ रहा था, यहाँ पे दो प्लेट थी। यहाँ की प्लेट यूरेशियन प्लेट और यहाँ की प्लेट इंडियन प्लेट। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ बढ़ रही थी और ये यहाँ से आ रही थी, मतलब दोनों प्लेट क्या हो रही थी? कन्वर्जेंस हो रहा था दोनों प्लेट के बीच में। तो ये एक बहुत लंबी प्रोसेस है। तो इंडिया जब मूव कर रहा था और नॉर्थ की तरफ, तो रीयूनियन यहाँ पे जब पहुंचा तो रीयूनियन हॉटस्पॉट से क्या हुआ? टकरा गया। तो रीयूनियन हॉटस्पॉट इरप्ट हो गया और इरप्ट होने के कारण, टकराने के कारण इंडिया का जो ये वेस्ट का पार्ट था, साउथ वेस्ट का, ये धंस गया और यहाँ पे पूरे में लावा फैल गया, जिससे क्या बना? डक्कन ट्रैप बना। डक्कन ट्रैप बना। ठीक है, डक्कन प्लेट्यू बना। तो वॉल्केनिक प्लेट्यू किस तरीके से फॉर्म हुआ और डक्कन ट्रैप वॉल्केनिक प्लेट्यू में आता है। ठीक है, तो इंडिया जब मूव कर रहा था नॉर्थ की तरफ, यूरेशियन प्लेट उसकी साइड और इंडियन प्लेट उसकी साइड, तो दोनों के मूवमेंट के दौरान इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट से टकरा गया और रीयूनियन हॉटस्पॉट के कारण डिस्ट्रक्शन हुआ और डिस्ट्रक्शन के चलते एक बहुत बड़ी मात्रा में लावा का इरप्शन हुआ और लावा के इरप्शन से क्या बना? डक्कन ट्रैप बना। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।